हेलो डियर्स, अस्सलाम वालेकुम। तो आज आपका भाई दोबारा आपके सामने हाजिर है एज यूजुअल। आपके सामने दोबारा एक अच्छी कंपनी का अच्छा टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस लेके आया हूँ। इस वीडियो में हम फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में देखेंगे और इसके बाद मैं एक टेक्निकल एनालिसिस की वीडियो भी अपलोड करूँगा राइट आफ्टर दिस वीडियो। तो आज आपको दोनों इसकी टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस की वीडियो इकट्ठी मिल जाएंगी। तो आप इकट्ठे इस वीडियोस को देखें दोनों को और फिर अपने मुताबिक एनालाइज करें कि आपको इस स्टॉक को या फिर इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए या इसको परचेज करना चाहिए या नहीं। तो मैं हूँ इर्तज़ा। जैसे कि आपको पता है, आपने बहुत ज़्यादा प्यार दिखाया है मेरी वीडियोस पे। 9 दिसंबर है आज और लास्ट 2 डेज़ में आप लोगों ने बहुत 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 सपोर्ट किया है। तो इंशाल्लाह मैं आपके लिए इस तरह की वीडियोस लाता रहूँगा। अच्छा, सबसे पहले मिलर ट्रैक्टर्स लिमिटेड की बात करें तो इसकी अभी करंट प्राइस चल रही है 619। ठीक है, और इसकी ईयर टू डेट चेंज है 28% तकरीबन। ठीक है, 28% इसकी प्राइस इंक्रीज हुई है ईयर टू डेट, मतलब कि इस साल के शुरू से आखिर तक। 1 ईयर चेंज हमें दिख रहा है 4.74 का। अगर हम 6 मंथ्स में देखें चार्ट को तो मैक्सिमम किधर गया है, अगर यहाँ पे देखें तो हमें मैक्सिमम 570 पे गया था। ठीक है, और अब 570 से 4 ईयर चेंज, मतलब कि इस पॉइंट से अब इधर तक गया ऊपर, इतना इस वाली लाइन से इधर तक ऊपर गया है, तो वो 4% चेंज इसको हमें देखने को मिला है। लॉन्गर रन में देखें तो हमारे पास मिलर ट्रैक्टर्स एक बहुत अच्छा स्टॉक है। ठीक है, और उसकी वैल्यू तकरीबन 1200 1300 हज़ार की जो है आसपास इसकी अच्छी वैल्यू एक बनती है। लेकिन अभी ये डिस्काउंटेड रेट पे, मेरे ख्याल से डिस्काउंटेड रेट पे मिल रहा है। ठीक है, अच्छा, मिलर ट्रैक्टर्स की बात करें तो जिस तरह कि हमें पता है कि ये एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। ये इंगेज इन असेंबलिंग एंड मैन्युफैक्चर एग्रीकल्चर ट्रैक्टर्स ट्रैक्टर्स बनाती है, उसको असेंबल करती है, फिर उसको बेचती है। एग्रीकल्चर से रिलेटेड, मतलब काश्तकारी से रिलेटेड ये जो मशीन्स होती हैं जैसे कि ट्रैक्टर्स वगैरह, तो ये वो बनाती है। ठीक है, अगर हम इनकी वेबसाइट देखें, हम इनकी वेबसाइट भी यहाँ से देख सकते हैं। इनके विजन्स वगैरह, इनके इन्वेस्टर रिलेशंस वगैरह, ये सारा हम इसको एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है, मैं मेन चीज़ें बताता हूँ। इसकी फ्री फ्लोट 45% है, जो कि एक अच्छा फ्री फ्लोट है। क्या इसके बाद हम इसके फाइनेंशियल ईयर्स में देखते हैं तो उसका फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है जून में और ख़त्म भी जून में होता है। मतलब ये 2023 में जून 30 को इसका फाइनेंशियल ईयर ख़त्म हो गया था। ठीक है, अच्छा, अब इसकी बेसिक बेसिक चीज़ें अगर मैं आपको बताऊं तो हमारे पास इसकी ईपीएस अगर देखें तो जैसे कि मैंने बताया कि इसका ईयर एंड हो जाता है 2023 में जून में। तो मतलब 2022 के जून से स्टार्ट हुआ होगा, 2023 के जून में ख़त्म हो गया। मतलब कि पहले क्वार्टर, जो इसका पहला क्वार्टर है 2023 का, ये पिछले साल में इंक्लूडेड है। ठीक है, अब जो इस साल का क्वार्टर है, मतलब 2024 तक लेकर, वो ये 3 क्वार्टर हो गए हैं, अब चौथा रहता है। ठीक है, अगर इसकी ईपीएस की बात करें तो हमें पहले क्वार्टर में इतनी कुछ अच्छी ईपीएस नहीं मिली, लेकिन दूसरे क्वार्टर में अच्छी ईपीएस मिली, तीसरे क्वार्टर में उससे भी अच्छी ईपीएस मिली। और तकरीबन अगर हम इसको काउंट करें, सॉरी, इसको काउंट करें तो हमारे पास 24 प्लस 3, अगर अराउंड 27-28 की ईपीएस मिल रही है, जो कि पिछले साल की, पूरे साल की ईपीएस जितनी तकरीबन है। और अभी एक क्वार्टर पड़ा है, तो मतलब इसकी ईपीएस का अंदाजा लगा लें आप कहाँ तक जा सकती है। मेरे ख्याल से रफ एस्टिमेट अगर मैं करूँ तो इसकी ईपीएस आराम से इजीली 37 to 42 तक इजीली जा सकती है इसकी ईपीएस। ठीक है, इस साल की पूरी, मतलब 2024 के जून तक। ठीक है, अगर हम फाइनेंशियल्स की बात करें, इतना कोई खास डिविडेंड देने वाला जो है शेयर नहीं है। आल्दो कैपिटल गेन के लिहाज से बहुत अच्छा शेयर है, लेकिन इसकी डिविडेंड यील्ड कोई 5%, 6%, 7% की आसपास रहती है। ये तो हो गया इस कंपनी का बेसिक बेसिक मोटा मोटा ओवरव्यू। अब इसके जो फाइनेंशियल्स पे हैं वो उस पर ज़रा गौर कर लेते हैं। अच्छा, मिलर ट्रैक्टर्स, ठीक है, अब हमें करंट प्राइस हमें इसकी पता लग गई 622 पे जा रहा है। ठीक है, इसकी बीटा वैल्यू 0.61 है। अब गौर से देखें, अगर इसकी बीटा वैल्यू इतनी कम है, मतलब कि इतनी ज़्यादा नहीं है बीटा वैल्यू, लेकिन इस रैली में कितना ऊपर गया है। अगर आप यहाँ से देखें, वो तकरीबन 450 से उठ के गया है तकरीबन 655 पे। हालांकि इसकी बीटा वैल्यू इतनी नहीं है, तो मतलब स्टॉक में दम है, तो ऊपर जा रहा है ना। और अगर इसकी फेस वैल्यू देखें 10 है, करंट रेशो देखें, ठीक है, इसको बाद में डिस्कस करते हैं। डिविडेंड देखें तो 25 रुपीज़ का मेरे ख्याल से इसने डिविडेंड दिए लास्ट टाइम। ठीक है, ये मेन चीज़ें हमने हमने आपको बता दी। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम इसकी सेल्स पे ज़्यादा मद्देनज़र रखें तो 2019 में इसने कोई इतना अच्छा खास परफॉर्म नहीं किया। उसके बाद लास्ट 3 ईयर्स की देखें तो उसकी सेल्स कंटिन्यूस इंक्रीज हो रही हैं। 23 बिलियन, फिर 43 बिलियन, फिर 53 बिलियन। ठीक है, ये एक चीज़ होगी।
अच्छा, टैक्स देखें तो टैक्स भी ऑलरेडी बढ़ रहा है, इसका मतलब कि प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है तो टैक्स भी ज़्यादा बढ़ेगा ना। प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेशन में हम देखें लास्ट 3 ईयर्स में काफ़ी अच्छा रहा है, और इस ईयर में मेरे ख्याल से और अच्छा रहेगा। अर्निंग पर शेयर के लिहाज से मुझे इतनी कंपनी में कोई खास बात नहीं दिख रही, लेकिन फिर भी बाकी चीज़ों को हम मद्देनज़र रखते हैं। अच्छा, फिक्स एसेट में देखें तो इसके फिक्स एसेट थोड़े से कम हुए थे 2022 में, लेकिन 2020 से इसके कंपेयर करें फिक्स एसेट के, इसके तकरीबन 250 पता नहीं इतने तकरीबन इसके फिक्स एसेट बढ़े हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि 2023 में ये अच्छा परफॉर्म करेगी। ठीक है, और इसके अगर करंट एसेट्स की बात करें तो भी वो भी थोड़े से कम हुए हैं। अगर इसकी टोटल एसेट्स की बात करें तो इसके 20 बिलियन के टोटल एसेट्स हैं, और टोटल लाइबिलिटीज़ की बात करें तो 13 बिलियन की हैं। मतलब कि 30 अपनी अगर ये टोटल लाइबिलिटीज़ भी अदा कर दे तो फिर भी इसके पास तकरीबन 7 बिलियन बच जाएगा। ठीक है, ये चीज़ देखने वाली होगी। नंबर ऑफ़ शेयर्स इसके इंक्रीज़ हो रहे हैं, जिसका मतलब कि कंपनी जो है अपने नंबर ऑफ़ शेयर्स को मज़ीद जो है अपने शेयर होल्डर्स में डिवाइड कर रही है, और ताकि शेयर होल्डर्स मज़ीद उसमें इन्वेस्ट करें। अच्छा, रेशोज़ में बात करें, हमारे पास फ्लो बैक रेशो इसकी इतनी कोई खास नहीं है, 2022 की भी, 2020 की भी, और 29 18 17 की भी। 2021 में इन्होंने थोड़ी सी अच्छी फ्लो बैक रेशो देखने को मिली। ये इस वजह से भी हो सकता है कि तो मोस्टली ये माल अगर मतलब अगर इसकी डिविडेंड यील्ड के हम वहाँ बारे में बात करें तो हमें इसकी डिविडेंड यील्ड 6.41 की दिख रही है, तकरीबन तकरीबन 7 to 8% डिविडेंड यील्ड एवरेज में देते हैं ये। ठीक है, तो उसमें से निकाल के मेरे ख्याल से उनके पास बाकी री इन्वेस्ट करने के लिए इतना कुछ बच नहीं जाता, इसलिए इन्होंने री इन्वेस्ट का फ्लो बैक 2022 का इतना अच्छा हमें नहीं दिखा। ठीक है, अगर इसके बाद हम अगर इक्विटीज़ में कैश फ्लो में जाएं तो हमें ऑपरेटिंग कैश फ्लो, अगर मैं यहाँ पे रिटर्न और एसेट्स की बात करूँ, देखिए रिटर्न और एसेट्स भी जो है लास्ट 3 साल के हमारे पास कंटिन्यूस बढ़ते दिख रहे हैं। ठीक है, इसके बाद रिटर्न ऑन इक्विटी भी हमें कंटिन्यूस बढ़ती दिख रही है। ठीक है, और मेन मेन चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। इसके बाद इनसाइडर ट्रांजैक्शंस के बारे में, अब ये इनसाइडर ट्रांजैक्शंस के बारे में अगर आप गौर से देखें ना, तो ये एक बहुत ही हमें चौंका देने वाली बात लग रही है कि इनसाइडर ट्रांजैक्शंस में भी लोग 10-10 हज़ार की क्वांटिटी उठा रहे हैं 630 रुपीज़ की। मतलब कि उनको अपनी कंपनी में इतना एतमाद है कि वो इतने महंगे दाम में भी, जो हमारे बकौल क्योंकि मैंने जब उठाया था 330 रुपये का था मिलर ट्रैक्टर्स। अब इतने, मुझे तो जाहिर सी बात है मिलर ट्रैक्टर महंगा लग रहा होगा, लेकिन वो लोग इस में भी, इस रैली में भी उठा रहे हैं क्योंकि शायद उनको अपनी जो है इंसाइडर मतलब अपनी मिलर ट्रैक्टर्स लिमिटेड कंपनी पे ज़्यादा एतमाद है। अब देखें इसकी हिस्ट्री में, देखें लोगों ने सेल नहीं किया, लोग होल्ड करके रख रहे हैं इसको। अगर यहाँ पे इन्होंने 2021 में सेल किया, 2021 में बस हमें 2-3 सेलिंग देखने को मिल रही है। ठीक है, इसका मतलब कि लोग कब से होल्ड करके रख रहे हैं अपने इस स्टॉक को। अच्छा, टीटीएम में देखें अगर हमारे अभी तक 44.1 बिलियन की सेल्स हुई है हमारे पास, जो कि ऑब्वियसली एक क्वार्टर पड़ा है तो तकरीबन इतनी पहुंच ही जाएंगी मेरे हिसाब से। ठीक है, इससे ज़्यादा ही हो जाएंगी। अगर हम सेल्स को देखें तो एज सच इतनी कोई बुरी भी नहीं है और इतनी कोई एक्स्ट्रॉर्डिनरी भी नहीं है। डिविडेंड पर शेयर देखें तो ज़्यादा डिविडेंड नहीं देता ये 2500 मतलब 65 रुपये इतने का डिविडेंड देता है, तो एवरेज इसकी तकरीबन 70 शायद निकल जाए एवरेज इसकी। अर्निंग पर शेयर देखें तो अर्निंग पर शेयर हमें लास्ट 2 ईयर से इंक्रीज होती दिख रही है। प्राइस टू अर्निंग रेशो भी देख लें आप। अच्छा, करंट रेशो में कंपनी काफ़ी सही मेरे हिसाब से परफॉर्म कर रही है। मतलब सही भी नहीं कहना चाहिए और ज़्यादा बुरा भी नहीं कहना चाहिए। लाइक कंपनी को लिक्विडेशन का एटलीस्ट खतरा नहीं है, इस अगर मैं करंट रेशो को देख के कैसे बता सकूं, क्योंकि कंपनी के पास इतने असासे हैं कि वो अपने बाकी ऑपरेशंस को मैनेज कर सके। तो ऑल इन ऑल आखिरी मेरी राय क्या होगी, मेरे हिसाब से कि मिलर ट्रैक्टर्स एक बहुत अच्छी कंपनी है फॉर लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म में अगर आपको दिखे कि ये कोई 400 500 550 की रेंज में भी अगर आपको मिल रही है, मतलब तकरीबन 525 550 की रेंज में मिल रही है, तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है इस स्टॉक में इन्वेस्ट करने के लिए। और मैं रिकमेंड यही करूँगा कि आप इसमें इन्वेस्ट करें, लेकिन बाय सेल कॉल कोई भी नहीं है। ठीक है, अपने बारे में मैंने एनालिसिस थोड़ा बहुत आपको बता दिया है, आप अपना एनालिसिस करके अगर कोई मेरे से बात रह गई हो तो वो भी मुझे बता दें काइंडली। तो इंशाल्लाह अब इसका टेक्निकल एनालिसिस भी मेरे चैनल पे थोड़ी देर में अपलोड हो जाएगा, वो भी जाके देखें। और नेक्स्ट टाइम के लिए भाई को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।